अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आज का टॉपिक है। हम इस पूरे लेक्चर में जो है तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर उसका टाइम पीरियड कैसे मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में आज मुकम्मल इसको कवर करेंगे। इसकी डेरिवेशन वगैरह आपने किस तरह सीखनी है, वो तमाम चीज़ें आज इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेंथी होगी, आप लोग एक दफ़ा आप इस पूरी वीडियो को, लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद जो आपकी उम्मीद है कि कोई क्यूरीज नहीं होंगी, क्योंकि मैं कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करूंगा। लेकिन अगर कोई क्यूरीज होंगी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आज का ये हमारा टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है। क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक भी आता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये हर साल जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या जो आपके अपने कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये रिपीट होता है। ये हमेशा पूछ लिया जाता है, या तो टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फ्रीक्वेंसी पे पूछ लिया जाता है, और या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले कुछ बुनियादी बात समझ लें। व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन के बारे में एक बुनियादी बात याद रखें कि जब बॉडी, मान लीजिए ये एक मास है और ये मास किसी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स के गिर्द अपने मीन पोजीशन के गिर्द, मतलब क्या, अपने मीन पोजीशन से किसी एक पॉइंट पे जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा अपने वापस मेन पोजीशन पे, लेकिन वहां रुकेगा नहीं बल्कि दूसरी किसी मेन पोजीशन पे जाना शुरू करेगा, और फिर वहां पे जाके स्टॉप होगा, फिर वापस बैक करेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, और फिर वापस अब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी ये जो पोजीशंस हैं दो, ए और बी पॉइंट की, इन पोजीशन को आप कह सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन, और इन पोजीशन को, इस पोजीशन को भी आप कह सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन। और जिस पोजीशन पे ये बॉडी खड़ी है, इस पोजीशन को आप कह सकते हो मीन पोजीशन। सो अगर आपने वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहते हो? टू एंड फ्रो मोशन। मतलब क्या? मीन टू एक्सट्रीम एंड देन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन एंड देन मीन टू एक्सट्रीम। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। तो सिंपली वाइब्रेटरी मोशन को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे यानी बैक एंड फ्रो मोशन करती रहे, आगे जाए पीछे वापस आए, फिर आगे जाए फिर पीछे वापस आए, लेकिन किसी खास मीन पोजीशन के गिर्द वो आगे पीछे मूव करेगी, इस मोशन का नाम क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। मैं इसको इस तरह क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना मैं सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इस वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम लोग बेसिकली कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको वाइब्रेटरी मोशन का कंसेप्ट क्लियर है कि जब बॉडी किसी, ये एक मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के गिर्द किसी दो पॉइंट के दरमियान में बार बार आगे पीछे मूव करती रहे, तो इस मोशन को अगर हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक स्पेशल टाइप है। ये किसकी स्पेशल टाइप है? ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है कि जिसमें होता क्या है? जिसमें होता यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन नेगेटिव साइन अप्लाई होता है और नेगेटिव साइन हमेशा यह दिखा रहा होता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब क्या कि जो जो आप डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करेंगे, जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। किसके ऑपोजिट होगी? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। इस बात को मैं मजीद भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी नेगेटिव जो साइन होता है बेसिकली वो ये दिखाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन है। वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है जिसको आपकी बुक कवर करती है, वो है जी मोशन
of mass attached to a spring. बेसिकली जब आप किसी स्प्रिंग के साथ, इलास्टिक स्प्रिंग के साथ आप क्या करें, किसी मास m को अटैच करें और इसको आप जब फ्रीली ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी तो ये जो मोशन परफॉर्म करती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। क्या सर वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है? यस, वाइब्रेटरी मोशन तो है ही, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन के एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन को परफॉर्म करती है जिसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ बुनियादी बातें। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बेसिकली? अब होता क्या है, मान लीजिए मैंने एक मास है और उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। यह मास अपनी एक मीन पोजीशन पे मौजूद है। इस मीन पोजीशन को मैंने लेबल कर दिया O। ये इसकी मीन पोजीशन है। इस वक्त इस मास पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। ये मास खुद अपने आप में कोई ऐसी इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इस मास को मूव करवाए। मान लीजिए ये वो स्प्रिंग हो, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये ऐसे रखा हुआ है और अब इस पे क्या ये खुद हिल रहा है, मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये वो स्प्रिंग है जिसके साथ मैंने मास को अटैच किया हुआ है और ये अपनी पोजीशन पे है। अभी मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, यानी एक्सटर्नल फोर्स मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। ये जनरली यहां पे है तो इसकी ये मीन पोजीशन होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं और इसको मैं एक पॉइंट से मूव करवा के किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को मैं एक और पोजीशन का नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई की, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ये पॉइंट में लिखता जा रहा हूं। फर्स्ट मैंने क्या किया, स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से यह स्प्रिंग मूव किया और वो मूव करके कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये जो मेरी फोर्स थी ये बेसिकली एक एक्शन फोर्स थी कि जिस एक्शन फोर्स के नतीजे में हमने पढ़ा हुआ है जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो वो डिस्प्लेस भी कर रही है। तो ये बॉडी क्या कर रही है, बेसिकली डिस्प्लेस कर रही है। तो जब ये बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, मान लीजिए इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉडी को वहां से छोड़ता हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चूंकि ये स्प्रिंग इलास्टिक है, मीन ये स्प्रिंग रिकॉइल करेगा, ये वापस बैक करेगा। तो जवाब में मैं जब जैसे ही इस स्प्रिंग को, जब इस मास को मैंने डिस्प्लेस किया और मैं इसको छोड़ूंगा, ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन की तरफ, यानी अपनी वापस मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि मैंने इस पे एक एक्शन फोर्स अप्लाई किया जो है मेरी एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, इस रिएक्शन फोर्स का एक स्पेसिफिक नाम है, उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स ये बेसिकली करेगी क्या, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उस मास को मूव करेगी बैक। और किस तरफ मूव करेगी, इसकी मीन पोजीशन की तरफ, जहां से मैंने इस बॉडी को एक्शन फोर्स लगाते हुए इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया था। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी जो रिएक्शन फोर्स है, ये वापस इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी, मूव बैक मीन पोजीशन की तरफ इसको वापस लेकर जाने की कोशिश करेगी। इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, जरा समझिएगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ऑपोजिट। सवाल उठता है कैसे, जो जो मैं एक्शन फोर्स के जरिए इस डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाऊंगा, इस स्प्रिंग के अंदर अंडर इलास्टिक लिमिट इसके अंदर वो कैपेबिलिटी कि ये वापस इस मास को रिकॉइल करके मीन पोजीशन की तरफ लाए, वो रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यानी एक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये थी और जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी जो रिएक्शन फोर्स थी उसकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करेगी, वो इस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी जो मैंने एक्शन फोर्स अप्लाई करते हुए जो इसको डिस्प्लेस किया गया। मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करूंगा तो यहां पे अप्लाई करूंगा एक कांस्टेंट
माइनस के एक्स। ये जो के है ये बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये समझिएगा इस पॉइंट को, इसका मतलब ये हुआ कि मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम में जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं और जैसे ही हम लोग उस मास को उस एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ते हैं तो उसके अंदर पैदा होने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ये इसके बराबर आ जाती है। ये एक बुनियादी बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद आगे क्या बात आई, मान लीजिए अब मैं इस मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम को मैंने यहां पे अटैच किया था, ये वो मास है, इसको मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर गया था। जब मैंने इसे छोड़ा था तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होगा, पॉइंट नंबर 3, जैसे ही मैंने इस मास को छोड़ा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। अब मीन पोजीशन पे क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि मीन पोजीशन पे ये स्टॉप कर जाएगा या ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, अनटिल और अनलेस इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब जब मैं इस बॉडी को छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये तो मूव करेगी और मीन पोजीशन पे आएगी, लेकिन क्या ये यहां पे रुकेगी? नहीं, ये स्टॉप नहीं करेगी बल्कि ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये कंटिन्यू मोशन में थी। तो जब ये मोशन में थी तो ये वहां पे मीन पोजीशन पे रोकेगी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। ये उस इनर्शिया की वजह से ये वापस मजीद मूव करेगी और एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करेगी। इस एक्सट्रीम पोजीशन को मैं कह देता हूं ए बार। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मीन पोजीशन पे बॉडी स्टॉप नहीं करेगी बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी। क्यों कंटिन्यू करेगी? आप कह सकते हैं कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया की वजह से, बेसिकली बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी और एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगी। ये एक बुनियादी बात आपने याद रखनी है। अब आपने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ मोशन परफॉर्म करती है तो वो जो फोर्स है, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये प्रोड्यूस करती है बेसिकली एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे सर ये आप बात कहां से ला रहे हैं? तो ये बात आपने पढ़ी है न्यूटन सेकंड लॉ में। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, जरा उसको देखिए। वो कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ही है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन में है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होना बनता है। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं कि मैं वहां से ये चीज डिराइव कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जब भी कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स मूव करेगी तो वो एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करती है। ये एक बुनियादी बात आपने याद रख लेनी है। अब अगर आप लोगों को यहां तक ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो मैं आगे मजीद एक्सप्लेनेशन करता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला था वो था माइनस के एक्स। जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये जो फोर्स है तो ये कौन सी फोर्स है? ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है। और जो आपने रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो जो इक्वेशन मैंने डिराइव की थी, जो ये वाली इक्वेशन थी, वहां पे भी जो फोर्स थी वो भी रिस्टोरिंग फोर्स ही थी। तो मैं ये लिख सकता हूं माइनस के एक्स। ये चूंकि दोनों इक्वेशन सेम से, दोनों आपने एक मैथ का बुनियादी उसूल आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो आपकी उन दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होती है। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। अब मैं ये लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर रहा हूं, माइनस के एक्स। तो मैं ये लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स। ये मैं डेरिवेशन के साथ साथ आ रहा हूं। k भी कांस्टेंट है,
एम भी कांस्टेंट है। अब एम किस तरह कांस्टेंट है, याद रखिएगा एक बात, बुनियादी बात याद रखिएगा। जब आप मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम को, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, आपने छोड़ दिया, अब वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मोशन परफॉर्म कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है। आप कोई भी ना तो आप उसको रोक के मास अटैच कर रहे हैं उसके साथ, बल्कि जितना मास आपने शुरू में लगाया था अब उसी मास के अंडर वो बेसिकली मूव कर रही है। जब वो उसी मास के अंडर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग मोशन, वो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मास कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट बन गया। अब जब आपके पास ये कांस्टेंट है तो इनकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स, और मैं इस कांस्टेंट की जगह और इक्वलिटी की जगह पे साइन यूज कर सकता हूं प्रोपोर्शनलिटी का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इस बुनियादी बात को जरा समझिएगा। इस बुनियादी बात का मतलब क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही तो डिफिनेशन है कि मैंने जो लिखवाई थी आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो एक डिफिनेशन आपको लिखवाई थी, तो वो उसमें मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, हो क्या रहा है बेसिकली कि जब बॉडी को मैंने, ये देखिएगा समझिएगा, जब बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया, यहां तक लेकर आया, तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसकी डायरेक्शन थी मीन पोजीशन की तरफ। ये एक ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं कि आपको जो ईटा लेवल हो या एमडीकेट लेवल हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जब बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद छोड़ा गया तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ आ रही थी, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ थी, वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ थी। अब जब उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ थी तो याद रखिएगा एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ थी एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी आपके पास कहां होगी, वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब खुद सोचिए, रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला याद करिए, रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला था माइनस एक्स, या उसको जब मैंने सोल्व किया तो वो मेरे पास बना माइनस के एक्स। जरा इसको कंपेयर कीजिए, ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। मान लीजिए मैं इसको खत्म कर देता हूं, ये माइनस साइन को मैं रख देता हूं, माइनस एक्स फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने इन दोनों को खत्म किया। जरा इस फार्मूले को और इस फार्मूले को गौर से देखिए ना, रिस्टोरिंग फोर्स भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मैंने डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया था, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसके ऑपोजिट मूव करेगी। तो बताया ना, जब रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो वो जो जब वो मास मूव करेगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मैंने एक पॉइंट बता दिया कि फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। यहां रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी वो भी रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये वो बुनियादी बातें हैं जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद रखनी है। यहीं से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, यहीं से वो सवालात पूछते हैं, जो बुनियादी बातें आपने इसमें मैंने बता चुका हूं। ये आपने बुनियादी बात याद रखनी है। अब कुछ पूछते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की सर पे आप कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये वो फोर्स है जो बॉडी को कंपेल करती है मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट के लिए। अब ये क्यों कंपेल करती है, क्योंकि याद रखिएगा एक्शन टू रिएक्शन इज यूनिवर्सल। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। जब हमने उस मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम को जब एक्शन फोर्स के जरिए किसी मीन पोजीशन पे लाया और उस बॉडी के अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी थी, उस इलास्टिक प्रॉपर्टी ने इस बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी फोर्स पैदा की जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमने उसे डिस्टर्ब किया है। तो जब वो अपनी वापस हालत में आने चाह रही थी तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल बनी वो थी रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपने बुनियादी बात याद रखनी है। ये है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जिसमें आपने कुछ बुनियादी बातें याद रखनी है।